हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हरित गृह प्रभाव और अम्लीय वर्षा। दोनों पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरित गृह प्रभाव की, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें हरित गृह प्रभाव की, जिसको हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसकी खोज कहाँ की गई थी, उसके पहले हम बात करते हैं कि हरित गृह प्रभाव कहेंगे किसको। तो देखिए, पृथ्वी का तापमान में जब वृद्धि होती है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के लिए गैसें जो हैं गैसों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। देखिए, एक उदाहरण के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी गैसों के द्वारा आपको देखने को मिलेंगी कि बहुत सारी गैसें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनके द्वारा लगातार जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इन गैसों के माध्यम से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी जोसेफ फॉरियर द्वारा ग्रीन हाउस गैस की या ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की गई थी, जो कि 1824 में की गई थी। कब की गई थी? 1824 में जोसेफ फॉरियर द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की गई थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख गैसें जो हैं जिनके द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है या लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो देखिए, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन लगातार अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा और लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो कि अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, जिसको जो है हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेंगी प्रमुख गैसों की अगर हम बात करें, हरित गैसें या ग्रीन हाउस गैसों की अगर हम बात करें, प्रमुख ग्रीन या हरित गैसें आपको देखने को मिलेगी जिनके द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, जिसमें प्रमुख है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद आपको मीथेन गैस देखने को मिलेगी। ये ऐसी प्रमुख गैसें हैं जिनके द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही आपका क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और इन गैसों के माध्यम से क्या होता है कि लगातार पृथ्वी का तापमान दिन के समय भी गर्म रहता है और पृथ्वी रात के समय भी गर्म ही रहती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि वायुमंडल से कई प्रकार की विकिरणें या कई प्रकार की सूर्य के माध्यम से किरणें पृथ्वी पर आती हैं। कई प्रकार की किरणें सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर एंटर करती हैं, है ना। कई प्रकार की किरणें आती हैं जो सूर्य से पृथ्वी पर एंटर करती हैं दिन के समय, है ना, और दिन के समय पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन रात्रि के समय ये किरणें जब पृथ्वी से परावर्तित होकर पुनः वायुमंडल की ओर जाती हैं तो हमारे वायुमंडल में चारों ओर उपस्थित गैसें इन किरणों को रोक लेती हैं और इन किरणों को वापस पृथ्वी की ओर क्या कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगी प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको वायुमंडल में देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि जब दिन के समय सूरज की किरणें पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं तो दिन के समय पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन रात्रि के समय जब ये किरणें पुनः वायुमंडल में परावर्तित होती हैं तो ये परावर्तित नहीं हो पाती हैं, बहुत कम मात्रा में ही प्रकाश की किरणें या जो ऊष्मा है वो परावर्तित हो पाती है, वायुमंडल में परावर्तित हो पाती है। अधिकांश ऊष्मा या अधिकांश ताप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इनके द्वारा क्या हो जाती हैं, फिर से पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। इनके द्वारा वायुमंडल को पार नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी वायुमंडल में गैसें आपको देखने को मिलेंगी जिनके द्वारा जो है प्रकाश या जो दिन के समय जो सूरज की किरणें
दिन के समय जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, परंतु रात्रि के समय जब वो परावर्तित होता है तो जब वो पृथ्वी के चारों ओर आता है तो पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें आपको देखने को मिलेंगी। इन गैसों के माध्यम से वो किरणें परावर्तित नहीं हो पाती हैं और रात्रि के समय भी पृथ्वी आपको गर्म देखने को मिलेगी और पृथ्वी का माहौल या पृथ्वी का वातावरण आपको गर्म देखने को मिलेगा। और ये पूरी क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, हरित गृह प्रभाव कहलाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे प्रमुख जिम्मेदार जो गैस है उसको हम किसको कहेंगे, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा सबसे अधिक जो है अधिक मात्रा में प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी से जो ऊष्मा परावर्तित हो रही है वो पुनः पृथ्वी पर आ जाती है और रात्रि के समय भी पृथ्वी का तापमान गर्म बना रहता है। ठीक है, ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। लगातार वायुमंडल में या पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी पर आने वाली सारी किरणें पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और फिर परावर्तित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि परावर्तित होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको परावर्तित नहीं होने देती है या फिर पुनः जो है अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है या वायुमंडल पार नहीं करने देती है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जिसके कारण जितनी भी किरणें आती हैं दिन के समय वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और यही एक कारण है कि प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं हो पा रही हैं और लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इस पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको एक साथ कनेक्ट होके चलना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हरित गृह प्रभाव की, क्या होता है कि हरित गृह प्रभाव किसको कहेंगे, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना हरित गृह प्रभाव कहलाता है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि इन गैसों के माध्यम से होता है, इन गैसों के माध्यम से होती है। लेकिन अगर हम बात करें अधिक मात्रा में अगर पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वही जो मैंने आपको कंडीशन ओजोन परत में बताया था कि ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे और ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे और जब ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे तो समुद्र का स्तर, समुद्र के पानी का लेवल भी बढ़ने लग जाएगा, है ना। और जो स्थल मंडल है वो जल मंडल के रूप में परिवर्तित होने लग जाएगा, जितना भी स्थल मंडल है वो जल मंडल के रूप में परिवर्तित होने लग जाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि होना भी हानिकारक है, क्योंकि फिर वो ग्लोबल वार्मिंग का रूप धारण कर लेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो प्रमुख गैसें आपको याद रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव की, जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एक प्रमुख गैसें हैं जो प्रमुख किसके कारण हैं, ये प्रमुख गैसें जो हैं हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती हैं या इनके द्वारा ही ये प्रभाव होता है। सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा चीन, फिर उसके बाद अमेरिका और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कनाडा। ये तीन नाम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा आपको ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलेगा चीन में, सेकंड नंबर पे आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा और थर्ड नंबर में आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। प्रमुख गैसें आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, है ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम एक उदाहरण भी लेते हैं कई बार, और हम उसको जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम एक बॉक्स के अंदर पौधे लगाते हैं, है ना, एक बॉक्स के अंदर अगर हम पौधे लगाते हैं और उसके बाद उस पौधे के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अंदर हम डाल देते हैं, तो फिर इसको ही कहेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके अंदर जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो कहलाएगा आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अब देखिए इसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव किस लिए कहेंगे, क्योंकि जब प्रकाश की किरण इस बॉक्स के अंदर कांच के माध्यम से जब इस बॉक्स के अंदर प्रवेश करेगी प्रकाश की किरणें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बाहर नहीं आ पाएगी, उसी के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा उसी बॉक्स में परावर्तित होती रहेगी, है ना। और लगातार दिन के समय
भी और रात के समय भी इस बॉक्स के अंदर तापमान बराबर बना रहेगा और पेड़ पौधे जो हैं वो विकसित होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रमुख उदाहरण लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको क्या याद रखना है, जोसेफ फोरियर द्वारा 1824 में इसकी खोज की गई थी। ये देखा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको इस तरीके की गैसें देखने को मिलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जहाँ अधिक होती है वहाँ पर आपको ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, यह इनके द्वारा ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और जब ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक मात्रा में होने लगता है तो वो क्या ले लेता है, ग्लोबल वार्मिंग का ही एक रूप धारण कर लेता है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि किसके द्वारा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हो रही है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पृथ्वी पर आने वाली किरणों को परावर्तित नहीं होने देता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है, जो आपका एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का रूप धारण कर लेता है। फिर उसी तरीके से आपका आता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल है। जैसे कि क्या होता है, अम्ल का वर्षा के रूप में जो है वो पृथ्वी पर आना ही अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्ल का पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आना ही क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा के बारे में सबसे पहले हमने कहाँ देखा था, सबसे पहले हमको देखने को मिलता है स्कैंडिनेविया एक देश है। यहाँ पर सबसे पहले 1972 में अम्लीय वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। स्कैंडिनेविया में 1972 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और हमको पता चलता है कि आप जब देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो प्रमुख कारक हैं। ये दो प्रमुख कारक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो प्रमुख कारक हैं अम्लीय वर्षा के लिए। और ये जो क्या करते हैं, बारिश की बूंदों के साथ या जो है बादल, जो बादल बोलते हैं, है ना, बादल जो होता है उसमें पानी होता है, शुष्क, है ना, पानी, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कि हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती हैं, जल से क्रिया कर लेती हैं। जल से क्रिया करने के बाद क्या बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं। उसी तरीके से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या करते हैं, जल से क्रिया कर लेते हैं। और जल से क्रिया करने के बाद ये क्या बना लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है इनके द्वारा, और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जिस तरीके से आप देखेंगे कि वायुमंडल में आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करती हैं, बादलों में उपस्थित पानी के साथ क्रिया कर लेती हैं, जल के साथ क्रिया कर लेती हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। और अब वर्षा के रूप में ये जो है पृथ्वी पर आ जाती हैं। और जब वर्षा के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में सबसे पहले स्कैंडिनेविया में हमको 1972 में ये जानकारी प्राप्त होती है कि अम्लीय वर्षा भी नाम की एक क्रिया हमको देखने को मिलती है। अच्छा, इसके द्वारा अम्लीय वर्षा के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपके पत्थर या फिर चूना पत्थर के घर। पत्थर या फिर चूना पत्थर के घर, दो घर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं। पत्थरों से बने घर और चूना पत्थर से बने घर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं अम्लीय वर्षा से। जैसे कि आपने देखा होगा ताजमहल पीला हो रहा है क्योंकि वो किससे बना हुआ है, चूना पत्थर से बना है। चूना पत्थर क्या करता है, ये चूना पत्थर क्या करता है, अम्ल से क्रिया कर लेता है, और अम्ल से क्रिया करने के बाद ये क्या बना लेता है, जिप्सन का निर्माण हो जाता है। जिप्सन का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण जो है लगातार पीलापन आने लगा है ताजमहल में। जैसे कि आपको पता है
संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, जिसको हम चूना पत्थर का ही एक रूप है। संगमरमर का जो पत्थर होता है वो चूना पत्थर का ही तो एक रूप होता है। तो चूना पत्थर जो है मतलब संगमरमर का पत्थर जो है वो संगमरमर के पत्थरों से ही तो आपका क्या बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है। और ताजमहल पे जब लगातार अम्लीय वर्षा होती रहेगी तो ताजमहल का जो चूना पत्थर है मतलब संगमरमर के पत्थर हैं और जो अम्लीय वर्षा होगी तो जो अम्ल है वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जिप्सम का निर्माण करेंगे और वो पीलापन आने लग जाता है चूना पत्थर में। इसलिए जो आप ताजमहल देखेंगे वो लगातार पीला होता जा रहा है। ये सारे उसके इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है वो पृथ्वी पर तो है, पृथ्वी पर तो इसका प्रभाव देखने को मिला ही है। क्या भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है? भारत में थोड़ा सा कम हमको अम्लीय वर्षा देखने को मिलता है। उसका एक कारण है कि पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि पृथ्वी पर अम्ल और क्षार उदासीन हो जाते हैं। अब समझिए अम्ल और क्षार क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अम्ल की क्रिया अगर हम क्षार के साथ करते हैं तो दोनों के मान एक दूसरे को काट देते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, उदासीन मतलब जीरो मिलता है। अम्ल को हम पॉजिटिव में लेते हैं, क्षार को हम नेगेटिव में लेते हैं और दोनों की अगर क्रिया होती है तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, जीरो मतलब उदासीन मिलता है। तो अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की, अम्लीय वर्षा के अंतर्गत हमने दो तत्व देखे, एक तो हमने यौगिक देखा H2SO4 और दूसरा हमने देखा HNO3। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल जो हैं ये दोनों ही क्या हैं, अम्ल हैं। ये अम्ल क्या करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, परंतु भारत में आपको क्या देखने को मिलता है, मृदा अपरदन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन आपको देखने को मिलता है पृथ्वी पर, जिसके कारण क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, क्षारीय मृदा पाई जाती है। ये क्षारीय मृदा क्या करती है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्ल, जो अम्ल वाला पानी है मतलब अम्लीय वर्षा में जो अम्ल वाला पानी है वो जब मिट्टी में जाता है तो हमारी मिट्टी कहाँ कैसी है, क्षारीय मिट्टी है। ये अम्लीय पानी है, अम्लीय पानी है, जल अम्लीय जल। और दूसरा हमको क्षारीय क्या देखने को मिलती है, भारत में मृदा देखने को मिलती है, क्योंकि मृदा अपरदन पाया जाता है, जिसके कारण अम्लीय जल और क्षारीय मृदा क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और पृथ्वी पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मृदा अपरदन का या अम्लीय वर्षा का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा का प्रभाव भारत में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बाकी देशों में हमको अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत अधिक मात्रा में अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करें या फिर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें या नाइट्रिक अम्ल की बात करें, ये सारी की सारी गैसें अधिक समय तक जीवित रहती हैं, जिसके द्वारा ये वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं और लगभग सभी जगह ये भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, जिसके कारण सभी देशों में इनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव हमको देखने को मिलता है ना। लेकिन फिर भी आप समझिए, जहाँ की मृदा क्षारीय होगी, जहाँ की मृदा मतलब मिट्टी कैसी होगी, जहाँ की मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय होगी, वहाँ पर अगर अम्ल वाला पानी आता भी है, अम्लीय वर्षा वाला पानी आता भी है, तो क्रिया के फलस्वरूप रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, उदासीन, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है पृथ्वी पर पाई जाती है, सभी जगह पाई जाती है, तो इसके द्वारा भी अधिक मात्रा में हमको क्या देखने को मिलता है, अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है ना। एक प्रमुख गैस के रूप में आपको सल्फर डाइऑक्साइड याद रखना है अम्लीय वर्षा के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपको याद रखना है, नाइट्रिक अम्ल है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख कारण है अम्लीय वर्षा के। अम्लीय वर्षा के और भी आपको कारण हैं, जैसे कि एक बात होता, जैसे कि आप देखेंगे अम्लीय वर्षा में जिसकी जानकारी हमको 1972 में प्राप्त हुई थी, तो
तो इसके मान भी हमको देखने को मिलते हैं कि उदासीन होता है कि क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, ये मान का भी निर्धारण किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट के रूप में याद रखना है अम्लीय वर्षा में और ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। तो ये दो गैसों के नाम तो आपको बिल्कुल भी याद रखना ही है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक अम्ल ऑक्साइड हमको कहाँ देखनी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हमको कहाँ से देखने को मिलती है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या जब हम औद्योगिकरण करते हैं, औद्योगिकरण के फलस्वरूप ये गैसें निकलती हैं। फैक्ट्रियों से या औद्योगिकरण के फलस्वरूप ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ये निकलती हैं। और ये गैसें कहाँ पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है, जल वाष्प मतलब पानी पाया जाता है, चाहे वो बादलों के रूप में पाया जाएगा, कोहरों के रूप में पाया जाएगा, शुष्क अवस्था में पाया जाएगा, नम वायु के रूप में पाया जाएगा। देखिए जल तो बहुत रूपों में पाया जाता है, पृथ्वी पर जल कई प्रकार से देखने को मिलेगा, जल वाष्प के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है, बादल के रूप में देखने को मिलेगा, और भी कई ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिनके रूप में हमको देखने को, शुष्क वायु के रूप में भी हमको जल देखने को मिलेगा। इन सब में जल उपस्थित होता है और ये सभी जल किससे क्रिया कर लेते हैं, SO2 से, NO से क्रिया करने के बाद H2SO4 और HNO3 जैसे अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये अम्ल फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं जिसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रमुख जानकारी अम्लीय वर्षा के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखा गया था कि ये एक जो तालाब है, स्कैंडिनेविया एक देश है, वहाँ पर एक तालाब था, उस तालाब से ही जानकारी प्राप्त हुई थी, क्योंकि उस तालाब की जितनी भी मछली थी, उस तालाब के अंदर जितनी भी छोटी छोटी मछली थी वो मृत अवस्था में पाई जा रही थी, है ना, क्योंकि वहाँ का पानी कैसा हो गया था, अम्लीय हो गया था, वहाँ अम्लीय वर्षा हो रही थी, लगातार वहाँ अम्लीय वर्षा हुई, जिसके कारण वहाँ की जितनी भी मछलियाँ हमको देखने को मिली वो मृत अवस्था में देखने को मिलेंगी। और कई पक्षी भी मृत अवस्था में देखने को मिले, क्योंकि उतने ज़्यादा अम्लीय मात्रा में जो है उनके द्वारा वो ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि मछली जो है, मछलियों का शिकार पक्षियों द्वारा किया जाता है, मछलियों का शिकार पक्षियों द्वारा किया जाता है। तो उस तालाब में कई प्रकार की मछलियां भी और कई प्रकार के पक्षी भी मृत अवस्था में देखे। जब उसका जांच की गई तो जांच करने के बाद ये रिजल्ट निकला कि वहां पर अम्ल की मात्रा अधिक पाई गई, अम्लीय वर्षा होती थी। और फिर वहां से अम्लीय वर्षा जो है न्यूज़ में आया और उस पर ज़्यादा फोकस किया गया कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हरित गृह प्रभाव, देखिए कहीं ना कहीं दोनों कनेक्ट करते हैं, ओजोन परत भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, ओजोन परत से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सभी चीज़ आपस में रिलेट करती हैं। जैसे कि एक चीज़ बिल्कुल आपको याद रखना है कि जब बात होगी हरित गृह प्रभाव की तो वहाँ नाम आना चाहिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और जब बात होगी अम्लीय वर्षा की तो वहाँ नाम आना चाहिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड का। ये इतने नाम आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें हरित गृह प्रभाव की तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी और मीथेन गैस भी, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं जो प्रमुख हैं। बाकी इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम किसी भी वीडियो में जब क्वेश्चन वाइज सीरीज हमारी चलेगी उस समय हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन पर डिस्कस करेंगे, हरित गृह प्रभाव से रिलेटेड या अम्लीय वर्षा से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।